जी, आपने लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली रिएक्टिव एंड इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स, इतना लिखा है सबने? यस सर। चलो, तो पहले इसकी हिंदी में ये कह दूं बच्चों आपको कि जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब मैं अल्केन्स की बात कर रहा हूं, ये फेयरली अनरिएक्टिव होते हैं। अच्छा, ये इंग्लिश क्या लिखी है आप लोगों ने? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव ना, कि रिएक्टिव लिखे हो? रिएक्टिव लिखे। नहीं बेटा, रिएक्टिव लिखे। नहीं, उसको सुधार दीजिए, लिख दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। इसको रिएक्टिव को अनरिएक्टिव कर दिया। यस सर। अच्छा, अब इसकी हिंदी में एक बार आपको फिर से कह दूं बेटा, यहाँ हिंदी में हमने ये लिखा, शायद हम थोड़ी बहुत पीरियोडिक थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं भाई। जो कार्बन की चेन होती है ना बच्चों, सब कार्बन कार्बन है, तो इनमें ना कोई इलेक्ट्रॉन का खींचतान नहीं होता, तो ना कोई पॉजिटिव होता है ना कोई नेगेटिव होता है। जैसे कि मान लो बेटा मेरे पास HCl होता, मान लो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो बेटा क्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? 17, जानते हो? यस सर। हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1। हेलो हेलो, अरे पहले इतने। यस सर। अच्छा, अब बेटा हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह स्टेबल होने के लिए। लेकिन अब ये बताओ मुझे, बोला जाता है ना कि भाई हमेशा साझेदारी करनी चाहिए तो अपने जैसे लोगों से करनी चाहिए। अब बच्चों ये बताओ, भले ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर्ड हैं, क्या ये शेयरिंग आपको लगता है ये शेयरिंग जस्टिफाइड होगी? जैसे समझो कि मान लो क्लोरीन एक लड़का है, वो रोटी लाया टिफिन में, हाइड्रोजन एक लड़का है वो आलू लाया टिफिन में। अगर दोनों शेयरिंग कर रहे हैं तो हो सकता है 4 रोटी लाया तो 2 रोटी खुद का 2 इसको दे। हाइड्रोजन अगर आलू लाया है तो आधा आलू उसको दे आधा आलू उसको दे, ये तो प्रॉपर शेयरिंग होगी, फेयर। लेकिन क्या आपको लगता है इसके अंदर 17 प्रोटॉन है, ये इसका न्यूक्लियस शक्तिशाली होगा, वो ये शेयर्ड क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्टेड रखेगा? मतलब मान लो ये 4 रोटी लाया है, ये 3 रोटी खुद रखेगा क्योंकि ये शक्तिशाली है, सामने वाले करना बेटा 1 रोटी ले, और उसके 75% आलू खुद ले लेगा, और उसको, और ये दूसरा आदमी भी संतुष्ट होगा कि चलो कुछ तो मिला। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? वही बेटा Yes, sir. यहां पे होता है, एक्चुअली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में होता है। जब अलग अलग एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है ना, तो वो अनइक्वल होती है। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, थोड़ा सा, मैं पूरा नहीं कह रहा, इसलिए मैं पूरा माइनस नहीं लगा रहा। केमिस्ट्री में थोड़े से को हम ऐसे डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा रहता है क्लोरीन की तरफ, तो हो जाता है डेल्टा माइनस। अच्छा, हाइड्रोजन का खिंच गया तो ये हो जाता है उतना ही प्लस। तो ये बच्चों पोलैरिटी आ गई। अब किसी भी चीज़ में पोलैरिटी आ जाएगी ना, तो वो किसी भी दूसरे रिएजेंट के माइनस प्लस से रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस किसी के प्लस को खींच सकता है, इसका प्लस किसी के माइनस को खींच सकता है, तो दूसरे रिएजेंट से रिएक्शन करने की शिद्दत बढ़ जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। अच्छा, वही मैं कह रहा हूं अल्केन्स की जब बात करते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है। आप कहोगे सर हाइड्रोजन भी तो रहता है, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन और कार्बन की ना इलेक्ट्रॉन की भूख लगभग बराबर है, लगभग। तो ना यहाँ पे पोलैरिटी आती है ना यहाँ पे पोलैरिटी आती है, तो पोलैरिटी आती ही नहीं, इसलिए अल्केन्स बच्चों ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं किसी भी रिएजेंट से। ये बात समझ में आती? यस सर। अच्छा, और इसी चक्कर में बच्चों, क्योंकि अल्केन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एकदम लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो हम लोग फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि हेंस, ये लिखना है आपको, हेंस दे मतलब बच्चों अल्केन्स, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज, इसलिए बच्चों हम इन्हें PARAFFINS, इसलिए हम इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। बात समझ में आई?
Yes, sir. चलो, तो हम इन्हें पैराफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत पैरा यानी कि कम होती है। ये मैं इंग्लिश आपको लिखवाना चाहता था, इसलिए मैंने वहां पे आपको रुकवाया था। इतनी बात समझ में आती है? सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो, हटा दूं? Yes, sir. चलो बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट। अब बच्चों, अब आप इंग्लिश आगे लिखेंगे इसी पॉइंट में पैराग्राफ चेंज करके। अच्छा, लेकिन बच्चों पीछे ही पड़ जाओगे, किसी भी चीज के पीछे ही पड़ गए तो कायदे से हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या हम कंबशन, क्या हमारा वो होता है, क्या हम रिएक्टिव हैं? क्या हमारा कंबशन होता है? हाँ, ये है कि नॉर्मल मोमबत्ती में उंगली रख दोगे तो ना जल जाओगे, लेकिन अगर 1 घंटा लकड़ी लगा के तुमको जलाएंगे तो तुम भी जल जाओगे ना। हेलो हेलो। Yes, sir. तो बेटा किसी चीज के भी पीछे ही पड़ जाओ तो ठीक है, नहीं रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी पीछे ही पड़ जाओगे तो रिएक्ट कर ही लेगी। तो वही हम पीछे ही पड़ के अब अल्केन्स के रिएक्शन करा रहे हैं, और उसी का एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन। तो फुल स्टॉप बाद नेक्स्ट टाइम से लिखेंगे हाउ एवर, इंग्लिश दिख रही है सबको नीचे, हाउ एवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉमा क्लोरीन इज, अब इतना लिखो, दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, लिखें। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉमा क्लोरीन इज, यहां तक लिखें। लिखें तो हाँ बोले। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, कोई रोक नहीं रहा। तो हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉमा क्लोरीन इज added to hydrocarbons in a very fast reaction, full stop. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one, full stop. It is called a substitution. It is called substitution, मत लगाना. It is called substitution reaction because one type of atom takes place the another. Takes place नहीं लिखना चाहिए, replace the another. क्या लिखना चाहिए? Replace the another. ठीक है, ये इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो, फिर इसकी हिंदी समझा। सबने लिख लिया? बोल सकता हूँ मैं? चलो सुनो बेटा, देखो, सबसे पहली बात ये है कि हाइड्रोकार्बन्स रिएक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे रिएजेंट को आकर्षित नहीं करते अपनी ओर। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस वाली बात जो समझाई। अच्छा, लेकिन पीछे ही पड़ जाओगे तो रिएक्शन हो जाता है। कैसे होता है? हम सबसे सिंपलेस्ट अल्केन को उठा रहे हैं, मीथेन। मीथेन क्या होता है बच्चों? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। नॉर्मली ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता। अच्छा, लेकिन यदि सनलाइट का प्रभाव हो तो बच्चों सनलाइट में तो बहुत ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा होती है कि सनलाइट अगर मई के मौसम में आप ऑब्जर्व करो तो आपको उसकी शक्ति का पता चलेगा, जल जाओगे। हेलो, अरे बहुत गर्मी लगती है ना। हेलो, Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो बेटा सनलाइट को ना, इसकी ताकत को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे 11वीं में। इसकी ताकत को ना हम एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और ये स्टाइलिश वी जिसे न्यू पढ़ रहा हूँ मैं, ये रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये भले आप नहीं भी लिखो 10th के हिसाब से तो चलेगा, पर फिर भी अगर चाहो तो लिख सकते हो। आप सिर्फ सनलाइट भी दिख लो तो बात समझ में आती है। एक्चुअली सनलाइट की मौजूदगी में अगर मीथेन को आप रखोगे तो वो बेचारा थक हार के रिएक्ट कर जाएगा। किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। रिएक्शन पता है कैसे होगा? 2 Cl2 में से एक Cl2 आएगा, क्लोरीन कहेगा मैं शक्तिशाली, और आके डराएगा। डराएगा किसको? मीथेन को। अच्छा, मीथेन में कौन सबसे आसानी, जो सबसे बेचारा छोटू सा है, कौन? हाइड्रोजन। क्लोरीन आएगा, 4 हाइड्रोजन में से एक को भगा देगा लात मार के, और खुद बॉन्ड बना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो CH4 बन गया, CH3Cl। इसका नाम शायद आप लोग को अब पता होगा, इट इज़ 1-क्लोरोमीथेन। और दूसरा Cl हाइड्रोजन के साथ HCl बना लेगा। अब खुद बताओ बच्चों, क्लोरीन आके हाइड्रोजन को हटा रहा है ना, रिप्लेस कर रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब समझ में आता है ऊपर की इंग्लिश? Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन लिखें और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इस रिएक्शन को लिखो। लिखो तो हाँ बोलो। कहानी ये कह रही है कि ऊपर जो हमने CH3Cl बनाया वो तो तब बना जब एक
क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराया। अब एक्चुअल सच्चाई ये है बच्चों कि रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है। हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए और वो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके क्या ये ख़त्म हो गए और वो किस में बदल गए, CH3Cl में। तो अब ये 100 बन गया CH3Cl, क्योंकि मीथेन तो ख़त्म हो गया, वो तो बचा ही नहीं, वो तो रिएक्ट कर गया, तो प्रोडक्ट बन गया। अब लेकिन ना रिएक्शन यहाँ प्रोडक्ट में रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर Cl2 अभी भी मौजूद है थोड़ा भी, तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा 100 के 100 सबसे, 100 में से मैं कहता हूँ 10 को पकड़ेगा। कौन? Cl2 बचा हुआ, उसको Cl2 को अभी भी मारने का मन है, Cl2 शक्तिशाली है। कौन कमजोर है? हाइड्रोजन। तो Cl2 अभी भी, Cl2 टूटेगा और एक Cl बचे हुए हाइड्रोजन को ले जाएगा और दूसरा Cl जुड़ जाएगा। तो अगर एक और हाइड्रोजन हट गया बच्चों, तो CH3 बदल गया CH2 में और एक की जगह आ गए 2 Cl। जो Cl2 का एक Cl था वो एक हाइड्रोजन को लेके फिर अलग हो गया। तो ये क्या बन गया बच्चों? डाइक्लोरोमीथेन। कई लोग बच्चों इसको जनरली कहते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड। क्या कहते हैं? मेथिलीन डाइक्लोराइड। लेकिन ये बच्चों जनरल नेम है, उसको ब्रैकेट बंद किया हुआ है मैंने। अच्छा, अभी रुकना, लिखना मत, पहले सुन लो। अच्छा, हो सकता है सर ये 100 थे, इस 100 में से मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, 100 में से 40 रिएक्ट कर गए, तो ये बचे कितने? 60। अच्छा, अब वो 40 रिएक्ट करके क्या बन गए? CH2Cl2। हेलो यस सर। बेटा, हाइड्रोजन तो अभी भी मौजूद है ना कार्बन में, जो कि कमजोर है। यस सर। अगर सनलाइट अभी भी मौजूद है और अभी भी थोड़े बहुत क्लोरीन मौजूद है, तो हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा, हो सकता है इस 40 में से कहो 30 और रिएक्ट कर जाएं, तो ये बचेंगे कितने? 10। अच्छा, वो 30 CH2Cl2 और Cl2 यूज़ करें और सनलाइट की मौजूदगी में एक हाइड्रोजन और ले जाए तो HCl और एक जुड़ जाए, तो ये CH2Cl2 बन जाएगा CHCl3। तो ये कितने बन गए अब? 30। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा, हो सकता है ये 30 अभी भी इनमें एक H बचा है, 30 में से कुछ बचे रहे, कहो 10, और आगे जो 20 थे वो 20 अभी भी एक हाइड्रोजन बचा है। वो क्या करेगा हाइड्रोजन? सर वो और काम कर सकता है, ये CHCl3 और एक Cl2 के साथ बन जाएगा। ये आखिरी बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए बच्चों? CCl4। क्या होना चाहिए? CCl4। अब ये कहानी रुकेगी। तो मतलब सर हो सकता है थोड़े बहुत ये हों, थोड़े बहुत ये हों, थोड़े बहुत ऊपर वाले हों, थोड़े बहुत और ऊपर वाले हों। अब मैं आपको इंग्लिश बताता हूं जो हमने लिखी है। ये हमने यहाँ ये लिखा कि बट डिपेंड डूइंग अब प्रोसेस कॉमा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। मिक्सचर समझे क्या है? सर ये 1, ये भी थोड़ा हो सकता है, ये भी थोड़ा हो सकता है, नीचे के भी 2 थोड़े हो सकते हैं। मेरी मिक्सचर की बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। चलो, अब बच्चों आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं। आपने इतनी इंग्लिश लिख चुकी है, अब आपको ये 3 पैरेलल रिएक्शंस लिखने। आइए लिखते भी रहो, मेरी बात सुनते भी रहो। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, लेकिन इसका जनरल नेम क्या है बच्चों? पढ़ के सुनाओ पहले। मेथिलीन डाइक्लोराइड। और इसका भी आप IUPAC नेम कर सकते हो। किसका? ये क्या है बच्चों? CHCl3। क्या है ये? CHCl3। इसका IUPAC नाम क्या होगा? 111, भले वो ना भी लिखो, ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन इसका भी जनरल नेम बड़ा फेमस है, शायद आपने सुना भी होगा। ये क्या कहलाता है बच्चों? क्लोरोफॉर्म। CHLOROFORM। क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। ये आखिरी क्या बनेगा बच्चों? CCl4 प्लस HCl। CCl4 का IUPAC नेम बोलो बच्चों। 1111, 4 बार मत, भले मत बोलो, 4 लगे मतलब टेट्राक्लोरोमीथेन। हेलो, यस सर। इसको क्या, इसका नाम क्या होगा? आप IUPAC इतनी पढ़ी चुके हैं, टेट्रा क्लोरो मीथेन। हेलो, यस सर। तो बेटा मिक्सचर की बात समझ में आई? 1 क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, सारे बनेंगे।
ये बात है इसकी कि मिक्सचर बन सकता है, ये शायद आपको समझ में आता है। लिखें तो हाँ बोलें, दिक्कत हो तो। कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, हमने शायद नेमिंग पढ़ी हुई है। अभी तक जो हमने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़े वो सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन से बने थे। हमने सर नेमिंग में तो ये भी देखा हुआ है कार्बन में कुछ और एलिमेंट्स लगे हों तो वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन की प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बिल्कुल बदल देते हैं। ऐसा ही एक फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था अल्कोहल, था तो वो भी कार्बन से लगा हुआ कंपाउंड, मतलब कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम अल्कोहल्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग हासिल करेंगे। तो हमारा अगला स्टार मार्क है अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में बच्चों सबसे पहले हम लिख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक काम करो, स्टार मार्कर अगर अल्कोहल है इसमें डाल दीजिए कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है बच्चों? अल्कोहल को बनाने के तरीके। अब कुछ कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, तो आइए उन बातों को समझने का कोशिश करें। तो स्टार मार्क है अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स में पहली बात है उनको बनाने का तरीका, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में पहला तरीका डालेंगे, फर्स्ट बाय यूजिंग अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। पहले इसको लिखें और मेरी बात सुनते भी रहें। अल्कली मेटल्स हमको पता है सर, ग्रुप 1 के मेटल्स हेलिना की रब से फरियाद, अभी पीरियड टेबल में देख भी लेंगे, पर शायद आप 10th के क्लास से अल्कली मेटल्स को जानते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, है ना। तो उनके हाइड्रोक्साइड मतलब उसके साथ OH जोड़ दो, तो आप उन अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके अल्कोहल को बना सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। इतना लिख लिया सबने, हेडिंग डाल दी सबने? हेलो, यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रोक नहीं रहा। अब बच्चों बनाने का तरीका क्या है, आइए देखें। बहुत आसान सा प्रोसेस है बच्चों, देखो नीचे लिखा हुआ है RX, दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा, फिर लिखा हुआ है KOH एक्वस, वो बनाता है ROH एक्वस और KX। अब इसको एक काम करता हूँ बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा बोर्ड में, वाइट बोर्ड में बताता हूँ आपको, फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा, ये जो पोलैरिटी की बात थी ना बच्चों, जो मैंने अल्केन आपको बताया था कि पोलैरिटी है ही नहीं, प्लस माइनस है ही नहीं, इसलिए किसी भी रिएजेंट के साथ वो अट्रैक्ट ही नहीं, रिएक्शन करने की इच्छा ही नहीं होती उसकी। आइए देखें फंक्शनल ग्रुप कैसे कार्बन को रिएक्टिव बना लेते हैं। अच्छा, तो हम कौन सा फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट? अल्काइल हैलाइड्स का। ये क्या होता है सर? आपको नेमिंग में तो पता है, यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं वाइट बोर्ड में फिर से कर रहा हूँ, आपको यही लिखना है। देखो पहले सुन लो बच्चों, कार्बन के किसी भी चेन के साथ जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं हेलोजन जोड़ दूं, इसे जनरली कहते हैं हम अल्काइल हैलाइड। अच्छा, हेलोजन्स क्या होते हैं? जैसे बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, उसमें शायद आपको पता होगा बच्चों इतनी बात, मैंने क्लोरीन में तो आपको बताया भी, भाई कार्बन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6। लेकिन हेलोजन्स में तो सर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं ना। अच्छा, तो बहुत शक्तिशाली न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये शेयरिंग बराबरी की नहीं होगी बच्चों। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा रहेगा? हेलोजन, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा माइनस, और इसके खिंच जाएंगे तो हो जाएगा थोड़ा सा प्लस। ये डेल्टा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी समझ में आती है बच्चों? हेलो, यस सर। अगर बेटा मैंने इस अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया, यानी कि प्लस, किसके साथ? अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ। एक फेमस अल्कली मेटल है पोटेशियम, और उसका हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो बच्चों KOH एक्वस, पानी में डाल के। अच्छा, आपको इतनी बात भी पता है सर, KOH तो एक बेस होता है, शायद आप ये एसिड बेस वाले चैप्टर से जानते हो। अच्छा, बेस क्या करता है बच्चों? सर बेस OH माइनस देता है। हेलो, यस सर। शायद आपने डबल डिस्प्लेसमेंट भी जाना है, लेकिन यहाँ पे आपका कॉमन सेंस जगा रहा हूँ मैं। बेटा आप क्या ये जानते हो कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है? अच्छा, तो क्या ये माइनस इस प्लस के पास जा सकता है? अगर ये हुआ तो क्या होगा सर? देखते हैं बेटा, ये जो अल्केन का R है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का R है, इसके साथ जाके कौन जुड़ जाएगा बेटा? OH। और सर, और बेटा ये जो बेस का K प्लस था वो किसके साथ आ जाएगा? X माइनस के साथ। लेकिन हम इंटरेस्टेड यहाँ पे किस में है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, विच इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन।
तो बच्चों क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये R और OH क्या बन गया सर? ये तो एल्कोहल बन गया। हेलो। Yes, sir. और शायद हमने स्टाम आ गई तो ये अल्कोहल को बनाने का एक तरीका हो गया। और हमने साथ में ये भी समझ लिया कि अनलाइक अल्केन्स बाकी फंक्शनल ग्रुप लगने से कार्बन के कंपाउंड रिएक्टिव हो जाते हैं दूसरे रिएजेंट्स की ओर, तो आराम से रिएक्शन कर लेंगे। देख ही लो, सिंपली पानी में डाल के रिएक्शन हो रहा है। बात समझ में आती है? इसको लिखिए, लिखिए तो हाँ बोलिए। चलो बेटा, अब पहला मेथड समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं बेटा। तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से एग्जाम्पल्स, मतलब जो फर्स्ट मेथड पढ़ा उसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में बच्चों लिखेंगे पहला एग्जाम्पल रोमन नंबर 1, पहले सुन लो मेरी बात। CH3Cl वैसे तो 1 क्लोरोमीथेन है, पर इसका जनरल नेम भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये जनरली कहलाता है मिथाइल क्लोराइड। उसका KOH एक्वस से रिएक्शन करा है भाई, तो सर बड़ा आसान है, R की जगह CH3 है तो CH3OH और साथ में KCl। ये बच्चों प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मिथेनॉल या सिंपली मीथेन 1 ऑल। याद है ना 1 लगाने वाली बात? हेलो। Yes, sir. चलो, अब आप लिखना चालू कर सकते हैं और सुनते भी रहो। रोमन नंबर 2, ये तो बड़ा आसान है सर, इथाइल ब्रोमाइड, तो सर इससे OH लग जाएगा, CH3 CH2 लग गया OH। अगर अब वही अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो आप KOH एक्वस भी यूज़ कर सकते हो, NaOH एक्वस भी यूज़ कर सकते हो। बाय प्रोडक्ट इस केस में NBr हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए आपको वो ऊपर का पहला मेथड समझाने के लिए। लिखें तो हाँ बोले, दिक्कत हो तो पूछें। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल को बनाने के तरीके के बाद आगे क्या पढ़ना है सर? तो बच्चों अब लिखेंगे कैपिटल B, एल्कोहल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो कैपिटल B डाल देंगे सब लोग और लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग डालते भी रहो, मेरी पहले हिंदी में बात सुनते रहो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि अल्कोहल जो है ना बच्चों, ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, मतलब इनमें जनरली रंग नहीं होता और इनमें ना स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक स्मेल होती है। एल्कोहल सबने सुना ही है, दारू, दारू की स्मेल सबको पता ही है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी गंदी सी स्मेल होती है। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये टॉक्सिक होता है, मतलब ऑब्वियसली वैसे तो एक्चुअली मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो हम एक्चुअली अल्कोहल पीते हैं वो 2 कार्बन का अल्कोहल होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल। 1 कार्बन का अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल बच्चों एक्चुअली जहरीला भी होता है। हालांकि इथाइल अल्कोहल भी धीरे धीरे पी, लेकिन एक दिन में नहीं मरोगे, धीरे धीरे मरोगे, लीवर खराब होगा, लेकिन जहरीला होता है। कौन? 1 कार्बन का अल्कोहल। जैसे अगर आपने कभी सुना भी हो पेपरों में कि जहरीली शराब पी के मर गए लोग, तो एक्चुअली जब लोकल लेवल पे अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है तो वो 2 नहीं 1 कार्बन का अल्कोहल होता है, वो मिथनॉल होता है ना। तो वो टॉक्सिक भी होता है, सारे नहीं, मिथनॉल टॉक्सिक होता है। तीसरा, इट इज़ इन्फ्लेमेबल, भाई शराब में आग, हर प्रकार के अल्कोहल में आग भी लग सकती है। चौथा, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, सब अल्कोहल को, दारू को पानी में डाल के पीते हैं, पानी में सॉल्युबल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लोअर मेंबर्स। अब लोअर मेंबर्स जो होते हैं बच्चों वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। एक्चुअली आप अल्कोहल में कार्बन की चेन को बढ़ाते जाओगे ना बेटा, तो वो लोग पानी में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि अल्कोहल बच्चों केवल OH ही पोलर होता है, कार्बन तो पोलर नहीं है। पोलर मतलब प्लस माइनस, तो कार्बन की चेन तो पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी तो केवल OH में है। तो OH होने के कारण जो छोटे मेंबर्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। पर अगर कार्बन की चेन बड़ी करते जाओगे ना तो वैसा अल्कोहल पानी में नहीं घुलेगा, वो किस में घुलेगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब मिट्टी का तेल, मतलब जो खुद कार्बन से बना है। क्यों? हमें पता है सर, सॉल्युबिलिटी का नियम होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, हमें वैसे ही जगह घुलने में मज़ा आता है जो हमारे जैसा हो। ठीक है, यही लोअर मेंबर की बात लिखी, और वही बात लिखी कि हायर मेंबर्स मतलब जो कार्बन की चेन बढ़ जाएगी आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो पानी में नहीं घुलेंगे। किस में घुलेंगे? एज दे आर कोवेलेंट इन नेचर एंड वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो वो किस में घुलेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। कौन? हायर मेंबर्स। हायर मेंबर्स मतलब जब कार्बन की चेन बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आती है? ये बोलना पड़ेगा सबको। Yes, sir. चलो, तो ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, इन्हें लिखें, लिखे तो हाँ बोले, दिक्कत हो तो पूछें। अब हम अल्कोहल में प्रिसाइज हो चुके हैं, R नहीं लिख रहे, हम 1 कार्बन के अल्कोहल की बात कर रहे हैं, यानी कि CH3 विच इज मिथाइल अल्कोहल। सर आपने कहा ये तो टॉक्सिक होता है, तो बेटा पीना नहीं है ना, कुछ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी होगा। आइए इसके इस्तेमाल देखें। कैपिटल C में पहला पॉइंट लिखेंगे, सुनते भी रहें और लिखते भी रहें। बच्चों मिथाइल अल्कोहल ना एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है।
मतलब सर, बेटा अगर आपने कभी भी पेंट देखे हो, उनमें भी ना बड़ी अच्छी सी कुछ अजीब सी स्मेल होती है। अच्छा बेटा, ये जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, वो घुलते किस में हैं? कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट में। और कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट सबसे बेहतरीन है, और भी हैं। वन ऑफ द कार्बन कंटेनिंग बहुत अच्छा सॉल्वेंट है मिथाइल अल्कोहल। पीने के लिए नहीं, ऑर्गेनिक चीज़ों को घोलने के लिए। तो पहली बात, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, इट इज़ यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। अब बेटा, जब भी आप रेडिएटर्स देखते हो कारों के या बाइक्स के, जब वो गर्म हो जाते हैं या होने लगते हैं, आजकल तो खैर अच्छे रेडिएटर्स में ऑयल डल के आते हैं, ये ऑयल में बच्चों एक्चुअली बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है मिथेनॉल। क्यों? ये एंटी फ्रीज की तरह बिहेव करता है। एंटी फ्रीज क्या होता है सर? बेटा मान लो आप गाड़ी चला रहे हो बर्फीले शहर में, तो सर ऐसा तो नहीं गाड़ी का इंजन ऑयल ठंडी कारण जम ना जाए? तो वो न जमे, उसके लिए मिथेनॉल का इस्तेमाल होता है। क्या करता है मिथेनॉल? बेटा उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घटा देता है, तो लिक्विड लिक्विड ही रहता है, तो आपकी गाड़ी चलती रहती है। इसे कहते हैं एंटी फ्रीज। तीसरा बोल रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर इन प्रिपेयरिंग मिथाइलेटेड स्पिरिट सो दैट इथाइल अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। इंग्लिश सुधार दे रहा हूँ, सो दैट इथाइल अल्कोहल इज मत लिखना, लिखना कैन बी मेड। इसकी जगह क्या लिखोगे? इसकी can जगह be made. अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अब ये सुन लो, लिखते भी रहो सुनते भी रहो बच्चों। सर क्या इथाइल अल्कोहल का काम केवल दारू पीना ही है? नहीं बेटा, इथाइल अल्कोहल भी इन सब की तरह यूज़ होता है, इंडस्ट्रियली सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ होता है, एंटी फ्रीज की तरह भी यूज़ होता है। तो सर इथाइल अल्कोहल किसी फैक्ट्रियों में ड्रम पे ड्रम आए तो वो कैसे यूज़ होंगे सर? हो सकता है लेबर तो पी जाए, तो लेबर न पी पाए इथाइल अल्कोहल, इसलिए भी वहाँ पे हम इथाइल अल्कोहल में भी हम कई बार थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल डाल देते हैं। क्यों? ताकि लोगों को डर आ जाए कि अगर ये हमने इंडस्ट्रियल इथाइल अल्कोहल पिया तो हम मर जाएंगे। हेलो, तो वही कह रहा है Yes. कि मिथाइल अल्कोहल का एक और काम है मिथाइलेटेड स्पिरिट। स्पिरिट इज इथाइल अल्कोहल, लेकिन वो स्पिरिट हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हमने ड्रम खरीदा था, पता चला हम ड्रम रात में रखा, सगली लेबर पी के लेट गई, तो वो ना पिए, तो उसको डर पैदा करना पड़ेगा। डर कैसे पैदा करो? उस इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल भी थोड़ा सा डाल दो कि अगर पिए, वही डर आदमी में मरने से तो डर जाएगा, तो कहेगा चलो ना पिए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। चलो लिखो लिखो, तो हाँ बोलो। हमारा नोट है, हमारा डी नेचर्ड एल्कोहल। क्या है नोट? डी नेचर्ड एल्कोहल। अब जो मैंने आपको अभी बात बताई ना कि इथाइल अल्कोहल को हम इंडस्ट्रियली अनफिट बनाते हैं ज़बरदस्ती, ताकि लोग उसे धोखे धड़ाके भी पिए नहीं, ऐसे इथाइल अल्कोहल को जो इंडस्ट्री में यूज़ होना है पर उसे अनफिट बनाते हैं हम ना, कि लोग ना पिएं, उस प्रोसेस्ड अनफिट बनाए हुए इथाइल अल्कोहल को कहते हैं हम डीनेचर्ड अल्कोहल। अब ये है क्या? पहले आप लोग इंग्लिश सुन लीजिए बच्चों, पहले मैं हिंदी सीधा बता देता हूँ, है ना? तो पहले सुन लो बच्चों। देखो, डीनेचर्ड अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फुल स्टॉप। कहने का मतलब ये है, पहले सुन लो बेटा, है ना, कि जब लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल यानी कि शराब कंज्यूम कर ली जाती है तो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस घटा देती है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, मतलब नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को घटा देती है। तभी आदमी सुन्न बैठे सन्नाटा हो जाता है ना, बेकूफ हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है अनलाइक इथेनॉल intake of methanol is very small, sorry, unlike ethanol comma intake of methanol in very small quantity, मतलब छोटी क्वांटिटी में, तो ये इज नहीं है, इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। कह रहा है कि इथेनॉल तो खूब सारा पी सकते हो, मिथेनॉल अगर तुम थोड़ा भी पी लोगे स्मॉल क्वांटिटी में भी तो भी मर जाओगे। हेलो, फुल स्टॉप।
आगे है, इट इज ऑक्सीडाइज टू मीथेनॉल इन द लिवर। अच्छा, मिथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विद द component ऑफ सेल्स, full stop, it causes the protoplasm to get coagulated, comma, in much the same way an egg is coagulated by cooking. अब ये इसका मतलब समझ लो, ये आपको ये समझा रहा है कि इथेनॉल मौत क्यों दे देता है आपको। तो कह रहा है इथेनॉल जो है ना वो आपके लीवर में बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा, ऑक्सीडाइज होके क्या करता है, ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल रैपिडली रिएक्ट करता है आपके सेल्स के साथ, शरीर के सेल्स के साथ। अच्छा, सेल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको वो कोएगुलेट कर देता है। सर कोएगुलेशन मतलब बेटा प्रेसिपिटेट कर देता है। हेलो हेलो, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, अगर आपने थोड़ी सी बायो पढ़ी है तो बच्चों जो सेल होता है ना, सेल में रहता है फ्लूइड, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो सेल वॉल रहती है उस सेल वॉल को क्या कहते हैं, जो वॉल बनी रहती है, प्रोटोप्लाज्म। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो बेटा ये जो सेल की वॉल्स है ना ये आपके पूरे सिस्टम से इंटरैक्ट कर पाती हैं, क्यों, क्योंकि उनकी ये वॉल्स में, वॉल समझ लो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म अगर प्रेसिपिटेट हो गया, अगर ये प्रोटोप्लाज्म पूरा पूरा प्रेसिपिटेट हो गया तो ये सेल बाकी के सेल से इंटरैक्शन बंद कर देगी। तो मतलब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इंटरैक्ट करना बंद कर देगी, शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाओगे। हेलो हेलो, यस सर। अच्छा, तो ये कौन करता है, मिथेनॉल क्या कर देता है, इसको कोएगुलेट कर देता है, किसको, प्रोटोप्लाज्म को। कोएगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट कर देना, इसको सॉलिड बना देता है। अच्छा, ये कह रहा है ये सेम उसी तरीके से होता है कि जैसे आप अंडा, आप सब ने वो किया होगा, खाया होगा अंडा बेटा, सीधा बिना उबाले फोड़ दो तो नीचे अंदर से पूरा बढ़िया लिक्विड लिक्विड निकलता है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म। हेलो हेलो, यस अंडे के, Yes, sir. अच्छा, और अगर उसे उबाल दो बेटा तो भले येलो येलो बीच में ही रहता है, साइड क्या जो वॉल्स होते हैं वो पूरे वाइट वाइट हो जाते हैं। वो वाइट पता है कैसे होता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है हीट करने से। हेलो, लेकिन उसको प्रेसिपिटेट ना कह के हम क्या कह रहे हैं, कोएगुलेट होना। वो वाइट, भाई अगर अंडा बिना उबाले तोड़ो तो वाइट वाइट निकलता है क्या अंदर से, नहीं, उबलने के बाद निकलता है ना, लेकिन हेलो पूरा वाइट हो जाता है बाहर ही। अरे अंडा देखा है, यस सर। यस हाँ तो हाँ बोलो, ये बात समझ में आई ना। अरे हाँ ठीक है, न खाए नहीं हो देखे हो बोल रहा हूँ। यस हाँ तो ये बात समझ में आई, कोएगुलेशन मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हो जाना। हेलो, तो अगर सेल के वॉल्स भी अंडे जैसे उबलने के बाद प्रेसिपिटेट हो गए तो ये उबालने का प्रोसेस सेल्स को कौन कर देता है, एक्चुअली वो उबलते नहीं है, वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, वो कौन कर देता है, मिथाइल अल्कोहल कर देता है। तो आदमी का एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से इंटरैक्ट करना बंद करेगा, आदमी मर जाएगा। हेलो, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों में। अब कह रहा है, यहाँ से ये वाली बात हो गई, फिर कह रहा है इथेनॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथेनॉल एक पीने के अलावा एक इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है। जैसे अगर आप कारों की बात करो तो कारों में जो पेंट होते हैं ना, मेटालिक पेंट, एक्चुअली वो इथेनॉल ही इंडस्ट्रियली यूज़ होके, वो मेटालिक पेंट अगर आप कहीं बाहर कराओ तो नहीं होता, वो गाड़ियों का पेंट कारों फैक्ट्रियों में ही होता है, उसका सॉल्वेंट कौन होता है, इथेनॉल। तो कह रहा है वो बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो कह रहा है टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। अब इंडस्ट्रियल यूज़ में इथेनॉल में टैक्स नहीं लगता होगा इतना, अरे दारू की बोतल की दारू इतनी महंगी नहीं होती, सरकार इतने सारे टैक्स लगाती थी कि वो महंगी हो जाती है। तो अगर सरकार ने किसी फैक्ट्री को बोला हुआ है तुम इंडस्ट्रियल इथेनॉल यूज़ कर सकते हो, तो पता चला, चलो मैं कहता हूँ लेबर ना पिए, वही फैक्ट्री वाले अगर बेईमानी करने लगे तो भाई सरकार से 10 ड्रम बनवाए और 2 ड्रम ऐसे बेच दिए,
बात समझ रहे हो? तो अवैध धंधा चालू हो जाएगा दारू बेचने का। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट भी अगर कंट्रोल करना चाहती है तो कहता है कि अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हो इथेनॉल का मिसयूज़ हो, इंडस्ट्रियल जो बना है, तो आप क्या करो, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कैसे किया जाता है? बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल, ये तो बता ही चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल डाल दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा डाला जाता है, बहुत सारा नहीं। तो और क्या करते हैं सर? To it, dyes are added to color the alcohol blue so that it can not be identified easily. ये it can be नहीं, it can के बाद आपको क्या लगा देना है बेटा? Not, क्या लगा देना है? Not. अब इसका अर्थ क्या है? हम उसमें कई बार कुछ डाई भी डाल देते हैं। मिथेनॉल तो डाला, लेकिन फिर भी कुछ पागल होते हैं कि पी जाते हैं। दोस्त पेपरों में पढ़े हो ना, जहरीली शराब पी के मर गए लोग। तो भाई मैं कहता हूँ चलो, तुमने वो ड्रम लिया और बेच खाया, जो मरते हैं मर जाएं, तुमको पैसा तो देगा एक बार। ऐसे होते हैं कई लोग। तो हम चाह रहे हैं वो दिखे भी नहीं वैसे कि कहीं चोरी से बेच दे कोई, तो हम उसमें डाई भी डालते हैं। डाई क्यों डालते हैं? ताकि उसका रंग ही बदल जाए। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। ऐसा इथेनॉल जो है इथेनॉल, पर उसमें मिथेनॉल डाला हुआ, उसको जहरीला बनाने के लिए, उसमें कुछ डाइज डली हुई हैं उसका रंग बदलने के लिए। ऐसे इथाइल अल्कोहल को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं, जो कि किया जाता है डीनेचर ताकि वो मिस यूज़ ना हो सके। अब समझ में आता है सबको क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे?